हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 7 क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं। आज है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोका ने क्यों जो लड़ाई वो लड़ रहे थे वो क्यों वो छोड़ देते हैं लड़ना, ऐसा क्या रीजंस होता है, ये चीज़ हम लोग इस चैप्टर में मेनली जानेंगे। इंट्रोडक्शन। Chapter 7 of Class 6 History NCERT explores the life of reign of Ashoka, one of the India's most remarkable emperor. It highlights his initial conquest, his transformation after the Kalinga War, and his propagation of Buddhism and non-violence. इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे अशोका का माइंड चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे वो कलिंगा वॉर करते हैं, उनके बाद उनका जो माइंड था वो चेंज हो जाता है। वो बुद्धिज़्म को प्रमोट करने लगते हैं, वो नॉन वायलेंस को प्रीच करने लगते हैं। और जब वो कलिंगा वॉर लड़ते तो उनको ये चीज़ फील होता है कि जिनको वो मार रहे थे वो तो उनके अपने ही थे, चाचा भाई ये सब, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब वो क्वेश्चन करने लगता है। अर्ली लाइफ एंड एसेशन। अशोका पहले तो बहुत सारा कॉन्क्वेस्ट करते हैं, दो ही वॉज नॉट फ्रॉम द बिगनिंग द फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंस। पहले से वो नॉन वायलेंस के फॉलोअर नहीं थे, पर धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाते हैं। मॉडर्न डायनेस्टी को वो एक्सपैंड करते हैं। Ashoka was the grandson of Chandragupta Maurya, the founder of the Mauryan Empire and the son of Bindusar. अशोका जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन मतलब पोता थे और मौर्य एम्पायर के फाउंडर भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड द सन ऑफ बिंदुसार। और अशोका जो थे बिंदुसार के बेटा थे। असेशन टू थ्रोन। अशोका असेंडेड द थ्रोन अराउंड 273 BCE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोका कब असेंड किए थे थ्रोन पे, कब आए थे थ्रोन पे, 273 BC में। इनका बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल रहता है। बिंदुसार डेथ के बाद भी हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्क्वेस्ट। कलिंगा वॉर 261 BC। कॉन्फ्लिक्ट। The conquest of Kalinga, modern day Orissa, was one of the most significant event in the Ashoka reign. जो कलिंगा वॉर होता है वो अशोका के रेन का सबसे इम्पोर्टेंट वॉर कहा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट। कलिंगा आज के समय में उड़ीसा में सिचुएटेड है। और आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जानेंगे। आप ऐसे याद कीजिए जैसे कलिंगा यूनिवर्सिटी हो गया, कलिंगा स्टेडियम हो गया, तो ये सब कहाँ है, उड़ीसा में है। तो कलिंगा पहले कहाँ था, उड़ीसा में था, अभी भी उड़ीसा में ही है। पहले उसको कलिंगा कहा जाता था। डिफरेंट कैजुअलिटीज़ होती है। वॉर अगर होता है तो क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड मनी होता है। तो उस समय भी क्या हो रहा था, डिफरेंट कैजुअलिटीज़ हो रही थी, जिसके वजह से लोगों का डेथ हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिवेस्टेशन हो गया था, लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे और लोग रो रहे थे। ये चीज़ देख के अशोका में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिलता है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे इस चीज़ को लेके। और इसके बाद जो देखते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है कलिंगा वॉर के बाद। मॉरल एंड एथिकल अवेकनिंग हो जाता है कलिंगा के बाद, कलिंगा वॉर के बाद। विटनेसिंग द हॉरर ऑफ वॉर लेड टू अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म एंड अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ धम्मा, राइटियसनेस। तो अशोका क्या करते हैं, जैसे ही कलिंगा वॉर चल रहा होता है उसी के बीच में उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाता है और वो इस वॉर को स्टॉप कर देते हैं। और ये जो हॉरिफिक वॉर था, इस चीज़ को देखने के बाद वो अपना रिलीजन को छोड़ देते हैं, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं और पॉलिसी ऑफ धम्मा, राइटियसनेस फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अशोका का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है बुद्धिज़्म को स्प्रेड में। वो अक्रॉस एशिया हम लोग देखते हैं कि वो उनका रोल जो था बुद्धिज़्म को स्प्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट था। डिफरेंट मॉनेस्ट्रीज़ को भी वो स्टैब्लिश करवाते हैं। अशोका बिकेम अ डिवोट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, मतलब बहुत स्टॉन्ट फॉलोअर थे, कोई भी इनको इससे डगमगा नहीं सकता था। एंड वर्क टुवर्ड स्प्रेडिंग इट्स प्रिंसिपल बोथ विद इन एंड आउटसाइड हिज एम्पायर। और बुद्धिज़्म को तो वो एकदम हार्डकोर फॉलो कर रहे थे, भले ही वो किंगडम के अंदर हो या बाहर हो, दोनों जगह। अंदर भी वो मना कर दिए थे कि नॉनवेज नहीं बनेगा, जैसे नॉनवेज बनता था पहले वो खाते थे, बट वो सब अब ख़त्म हो चुका था किचन में बनना भी। अशोका धम्मा। अशोका का धम्मा क्या था, उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, ये हम लोग जानेंगे। क्या क्या थे प्रिंसिपल। नॉन वायलेंस पहला था, अहिंसा। अशोका एडवोकेटेड फॉर एंड ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस एंड प्रमोट ऑफ नॉन वायलेंस। तो जैसे कि अशोका कलिंगा वॉर के बाद धम्मा अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो फिर बोलते हैं कि धम्मा होगा वो राइटियसनेस होगा। और धम्मा के कुछ प्रिंसिपल थे, तो पहले प्रिंसिपल थे नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस कहा जाता था कि आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए वॉयलेंट नहीं होइएगा,
आर्म्स का यूज़ नहीं करिएगा, आप नॉन वायलेंट वे में यूज़ कीजिएगा, आप एनिमल सैक्रिफाइस नहीं करिएगा, आप नॉनवेज नहीं खाइएगा। तो ये सब चीज़ जो था वो एम्पायर के अंदर और बाहर दोनों फॉलो होने लगा था। कंपैशन एंड टॉलरेंस सेकंड प्रिंसिपल था। ये था कि आप हर लोगों को इक्वली ट्रीट कीजिएगा, वेदर इट इज़ रिच, वेदर ही शी इज़ पुअर, वेदर ही शी इज़ रिच, दैट इज़ नॉट अ मैटर। आपको बहुत कंपैशनेट रहना है लोगों को लेके। एथिकल लिविंग, इनकरेज एथिकल कंडक्ट, ट्रूथफुलनेस एंड रिलीजियस टॉलरेंस। ये काफ़ी एथिकल कंडक्ट आपको रखना है, आपको काफ़ी सत्य बोलना है, जितना ज़्यादा आप सत्य बोलिएगा उतना अच्छा होगा। आपको रिलीजियसली काफ़ी टॉलरेंट रहना है। एडिक्ट्स, अशोका के डिफरेंट एडिक्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें धम्मा के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या वो मैसेज कन्वे करना चाहते थे धम्मा के बारे में। डिफरेंट पिलर्स, रॉक्स मिलते हैं उनके एम्पायर में, जैसे कि की लोकेशंस हो गया सारनाथ, सांची, लुम्बिनी। यहाँ पर जो अशोका के डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्राइब्ड हैं, एडिक्ट्स हैं, वो देखने को हमें मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, अशोका ने डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए। अशोका जो थे वो काफ़ी इफ़िशिएंट रूलर थे, इनके गवर्नेंस काफ़ी इफ़िशिएंट थी। अशोका इम्प्लीमेंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म टू इंश्योर इफ़िशिएंट गवर्नेंस एंड वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो अशोका चाहते थे कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी इफ़िशिएंटली रन करे, इसलिए डिफरेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स भी वो लाते हैं ताकि जो पुअर पीपल हैं वो एक स्टैंडर्ड लाइफ मेंटेन करने के योग्य हो जाए। धम्मा Mahamatras appointed the officers to spread Dhamma and oversee the moral welfare of the people. धम्मा महात्मत्रास को अपॉइंट किया जाता है ताकि, और एक जैसे कि धम्मा का एक पॉलिसी बनाया गया था, तो एक अपॉइंटमेंट ज़रूरी था चेक करने के लिए कि क्या लोग सही में उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो आप किसी चीज़ को भी बनाते हैं तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा ना कि आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या आपका जो सोसाइटी है वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आप तो हर चीज़ नहीं देख सकते, तो इसके लिए आप लोगों को अपॉइंट करते, तो वैसे ही इन्होंने लोग को अपॉइंट किया ताकि ये देख सके कि जो सोसाइटी है वो धम्मा को फॉलो कर रही है करेक्टली कि नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है, जिसके वजह से जो ट्रेड था वो भी हम लोग देखते हैं कि इंक्रीज़ होता है। रेस्ट हाउसेस जो बाहर से आते थे पढ़ने के लिए या रिसर्च करने के लिए, तो उनके लिए रेस्ट हाउसेस भी था अगर आपको पिलग्रिमेज विजिट करना है, ये सब चीज़ के लिए। हॉस्पिटल्स भी बनाए गए थे लोगों के लिए, आदमी के लिए और जानवर के लिए भी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितने कंपैशनेट हो गए थे अशोका, जानवर के लिए भी रेस्ट हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे थे। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म कहाँ कहाँ स्प्रेड होता है, मिशनरी एक्टिविटीज़, और क्यों होता है। मिशनरीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशियन एंड हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। तो डिफरेंट बुद्धिज़्म जो है वो बहुत जगह स्प्रेड होता है, जैसे कि श्रीलंका में, एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ये सब जगह हम लोग देखते हैं कि बुद्धिज़्म का अच्छा स्प्रेड होता है। सपोर्ट ऑफ संघा, अशोका जो थे वो संघ को सपोर्ट करते थे। डिफरेंट मोनेस्ट्रीज, विहाराज, संघाज, ये सब बना रहे थे, और वहाँ पर जो था एजुकेशन, बुद्धिज़्म का क्या मेन कोर प्रिंसिपल्स है, 8 फोल्ड पाथ्स, 4 नोबल ट्रुथ्स, ये सब पढ़ाया जा रहा था, और क्या और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताया जा रहा था। लेगेसी क्या था, कल्चर इम्पैक्ट, अशोका रूल का क्या लेगेसी रहा, क्या सिग्निफिकेंस रहा। कल्चर इम्पैक्ट, अशोका रेन मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो अशोका का रेन जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट पीरियड माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इनके रेन में हम लोग देखते हैं कि बुद्धिज़्म जो था वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है, और इनके रेन में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी स्प्रेड होता है। डिफरेंट पिलर्स, विहाराज, मोनेस्ट्रीज, ये सब स्प्रेड होता है। मॉन्यूमेंट्स, अशोकन पिलर्स, स्तूपा लाइक सांची स्तूपा जो बहुत फेमस है, ये इन्हीं के रेन में बना। तो आर्किटेक्चर में भी इनका कंट्रीब्यूशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, ये एक लेगेसी हुआ इनका, इंड्योरिंग सिंबल ऑफ लेगेसी। सांची स्तूपा जो है वो इंड्योर करता है इनके लेगेसी को। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, Ashoka principle influenced subsequent generations and are seen as early example of ethical governance. अशोका के principles जो थे वो काफ़ी subsequent थे, और इनका ethical governance अभी भी हम लोग देख सकते हैं। Summary: The chapter Ashoka, the emperor who gave up war, provides a comprehensive overview of Ashoka's life. तो ये chapter हम लोगों को एक काफ़ी comprehensive overview देता है कि अशोका का लाइफ कैसे था, कलिंगा वॉर के बाद वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उनका माइंड कैसे चेंज हो जाता है। वो वायलेंट पहले मेथड यूज़ करते थे, बट फिर अब वो नॉन वायलेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वॉर को स्टॉप कर देते हैं, फिर वो धम्मा प्रोपोगेट करने लगते हैं।
उनका कुछ प्रिंसिपल था धम्मा का, जैसे कि नॉन वायलेंस, राइटियसनेस, ट्रूथफुल आपको रहना है, आपको अपना कोर प्रिंसिपल्स जो है उसको हर दिन फॉलो करना है। रीन स्टैंड और द एम्फेसिस ऑफ नॉन वायलेंस, एथिकल गवर्नेंस एंड प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म, मेकिंग इट अ पाइवटल टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोशो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में अशोका का कंट्रीब्यूशन बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा रहा है। आप जैसे ही आगे के क्लासेस के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आप ये सब चीज़ अभी स्मॉल में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, जितने चैप्टर्स में दिए हुए हैं, बट फिर धीरे धीरे आप इसी को वाइड रेंज में पढ़िएगा, डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़िएगा। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 8, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।